हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस क्लास में जो है फिजिक्स के 100 एमसीक्यूज को जो है डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के एमसीक्यूज जो है हमसे एग्जाम में टेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बात नोट कीजिएगा, ये जितने भी एमसीक्यूज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसमें जो है न्यूमेरिकल मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। तो इससे पहले की जो लगभग 10 से 15 क्लासेस जो है हमारी पीसीएम सब्जेक्ट के ऊपर टेट के लिए लगी हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उन्हें जो है देख लीजिएगा। इस क्लास के बिल्कुल शुरू में ही मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद जो है नेक्स्ट जो सांस ली जाएगी, नेक्स्ट जो आपसे बात होगी वो 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करने के बाद ही होगी। तो बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारे चैनल के ऊपर डेली 9:30 पर जो है डेली क्लास होती है। अगर अभी तक प्रीवियस क्लासेस आपने नहीं ली तो आज के आज ही हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और सबसे ऊपर जो है एचपी टेट नॉन मेडिकल के लिए प्लेलिस्ट बनी मिलेगी आपको, तो उन सभी क्लासेस को जो है जरूर अटेंड कीजिएगा। जितने भी एमसीक्यूज आज की इस क्लास में जो है लिए गए हैं, ये सारे एमसीक्यू जो है इससे पहले किसी भी क्लास में कवर नहीं किए गए हैं, तो इनके साथ साथ जो इससे पहले की क्लासेस हुई हैं उन्हें भी टिप्स के ऊपर आपको करना है। इसके साथ जो है एचपी टेट नॉन मेडिकल के नोट्स जो है फ्रीली अवेलेबल है, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो। तो आज के आज ही हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जो है हमें मिल जाएगा। इसके अलावा अंतिम जानकारी आपको देना चाहता हूं कि जो लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किए, किसका इंतजार कर रहे हो, आज ही हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए और सॉल्व्ड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने व्हाट्सएप के ऊपर पाएं। हाँ, एक बात बता दूं, जो पीसीएम के नोट्स है वो बिल्कुल फ्री हैं, और अगर ये जो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए तो इसके लिए आपको 70 रुपीज जो है पे करना पड़ेगा। चलिए, तो अब अपनी इस क्लास को जो है शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला एमसीक्यू जो है हमारे पास क्या है। देखिएगा, सबसे पहला एमसीक्यू देखिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज के हमारे, तो इसका ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है कूलम, ऑप्शन सी ईएसयू और ऑप्शन डी है केल्विन। देखिए, एम्पियर होती है करंट की, केल्विन होती है टेम्परेचर की। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कूलम विल बी द एसआई यूनिट ऑफ किसकी? इलेक्ट्रिकल चार्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आर किसकी यूनिट है? एनर्जी, पावर, फोर्स एंड मोमेंटम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिकल करंट इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिकल करंट को किसमें मेजर किया जाता है? वोल्ट, कूलम, फैराड और एम्पियर। तो देखिए, अभी हमने कहा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वोल्ट में किया जाता है, चार्ज जो है कूलम में किया जाता है, कैपेसिटेंस फैराड में किया जाता है, और बचा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एम्पियर है, इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मेजर किया जाता है? एम्पियर में मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, स्पीड ऑफ लाइट एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखिए, लाइट ईयर किसका यूनिट है? इट इज अ डिस्टेंस का यूनिट है, याद रखना। लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, वो क्या कहलाता है? एक लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नॉट इज मेजर ऑफ, नॉट किस, नॉट इज अ मेजर ऑफ, ऑप्शन नंबर है स्पीड ऑफ शिप, ऑप्शन नंबर बी है कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है सोलर रेडिएशन, ऑप्शन नंबर डी है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा स्पीड ऑफ द शिप। आपने सुना होगा कि इतनी नॉट से जो है वो शिप जो चली है समुद्र के अंदर, तो शिप की जो स्पीड है उसे नॉट में जो है मेजर किया जाता है। मैं फिर से एक बार दो बोलना चाहूंगा, इन सारे एमसीक्यूज में जो है मैंने टू द पॉइंट क्वेश्चन लिए, न्यूमेरिकल इंक्लूड नहीं किए हैं, तो ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस मैराथन में, ये जो फिजिक्स की मैराथन चली है जिसमें 100 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे इसी तरीके के आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? वॉल्यूम, टाइम, वेलोसिटी और फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? वो मतलब खुद से जो है वो पैदा हुई है, मतलब वो किसी के मिलने से नहीं बनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फोर्स है हमारे पास, ठीक, फोर्स होता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी देखिए फोर्स है मास और एक्सेलरेशन के मिलने से बना है। ठीक है, तो फोर्स क्या है हमारे पास? फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है इस तरीके की। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये भी देखिए डिस्टेंस और टाइम से मिलने से बनी है। वॉल्यूम क्या होता है? अगर क्यूब का वॉल्यूम ले तो उसके लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब तीन चीजें वहां पर लगेंगी। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी,
टाइम की यूनिट क्या होती है, जो टाइम की जो क्वांटिटी वो क्या होती है, टी। ये किसी से भी मिलकर नहीं बनता, इसे जो है फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इंपल्स। इंपल्स की डायमेंशन जो है किसकी तरह बिल्कुल सेम होती है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वॉल्यूम, ऑप्शन बी है मोमेंटम, ऑप्शन सी है टॉर्क और ऑप्शन नंबर डी है चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम। जो हमारा इंपल्स होता है हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर बी मोमेंटम के क्या होता है, बराबर होता है। किसकी बात हो रही है, डायमेंशन की बात हो रही है। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। इन चीजों को याद रखना है। एट्थ क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। ऑप्शन ए है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी है वेलोसिटी, ऑप्शन सी है फोर्स। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज वॉल्यूम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपसे वेक्टर क्वांटिटी पूछिए, टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी। तो इसका आंसर तो आ जाना चाहिए, जल्दी से बता दीजिएगा ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा आंसर है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और यहां से आपको देखिए ये भी देखने को मिल रहा है कि जो टाइम है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, टेम्परेचर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर ब्लड प्रेशर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ऑप्शन है स्फेरियोमीटर, ऑप्शन बी है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी है स्फाई स्फाइगोमोमैनोमीटर एंड ऑप्शन डी है एमीटर। इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन कम फर्स्ट। इनमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आई है। टेलीग्राफ आया है, टेलीस्कोप आया है, टेलीफोन आया है या टेली टाइप आया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टेलीस्कोप विल बी अवर राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वाज फाउंडेड बाय। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी किसके द्वारा फाउंड की गई थी। एस के मित्रा, सीवी रमन, होमी भाभा एंड विक्रम साराभाई। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विक्रम साराभाई विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सेकंड दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एंटोनियो मैक्यूई इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। जो एंटोनियो मैक्यूई थे वो किस इन्वेंशन से जो है रिलेट करते हैं। टेलीफोन, ऑटोमोबाइल, लेड एलईडी और इंडस्ट्रियल रोबोट। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। जो थॉमस क्लिफोर्ड थे अल्बर्ट इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। ऑप्शन ए है एक्सरे मशीन, ऑप्शन बी है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ऑप्शन सी है स्टेथोस्कोप और ऑप्शन डी है माइक्रोस्कोप। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, विच अमंग द फ्लोइंग इज फॉल्स अबाउट द रिएक्टर स्केल। नीचे जो चार ऑप्शन है रिएक्टर स्केल के बारे में जो है क्या गलत लिखा गया है। इट इज डेवलप्ड बाय द चार्ल्स रिचर एंड ग्यूटेनबर्ग इन 1935। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ठीक है। तो यहां से आपको ये भी पता लग रहा है कि जो रिएक्टर स्केल थी वो किसने फाउंड की है, चार्ल्स रिएक्टर ने की है। कब की है, 1935 में। इट इज लॉगरिथमिक स्केल, जी हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए सेंसियोमीटर, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है। बचा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा गलत होगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ 8 to 9 ऑन ए रिएक्टर स्केल मींस इट इज अ माइक्रो अर्थक्वेक। जी नहीं, ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई है। तो इसके साथ साथ ये तीनों स्टेटमेंट भी आपको क्या है पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जीरो और कांस्टेंट। अब आपको पता है एन ऑब्जेक्ट कवर्ड डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द टाइम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द टाइम की, तो उसके एक्सेलरेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी है डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी है जीरो, ऑप्शन नंबर डी है कांस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कांस्टेंट विल बी इट्स राइट आंसर। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय v इज इक्वल टू mt देन द पार्टिकल इज मूविंग विद। जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ऑप्शन नंबर है कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिंग एक्सेलरेशन। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा।
इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है v इज इक्वल टू mt से, देन पार्टिकल इज मूविंग विद, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पार्टिकल जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या है, मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड गेट टू द टॉप ऑफ इट्स पाथ इट्स, when an object thrown straight upward gets to the top of its path, its velocity is 0 and acceleration is 0. Velocity is 0 and its acceleration is about 10 meter per second square. Velocity is 10 meter per second square and its acceleration is 0 and velocity is 10 meter and its acceleration about 10 meter per second square. अब देखिए एट जब ऊपर की तरफ फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, और एक्सेलरेशन कितनी होती है, g के बराबर। g कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19th क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ ए कार डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो वेलोसिटी है कार की डिपेंड नहीं करती है स्पीडोमीटर के ऊपर, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन स्पीड और चेंज इन एक्सेलरेशन। देखिए चेंज इन डायरेक्शन के ऊपर स्पीड डिपेंड करेगी, चेंज इन स्पीड पे भी वेलोसिटी डिपेंड करेगी, चेंज इन एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करेगी, सिर्फ स्पीडोमीटर पे ही वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? बिकॉज स्पीडोमीटर तो हमें स्पीड बताएगा गाड़ी की, तो उसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे 20th क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड ऑल ऑफ दिस। देखिए जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो हो सकता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन हल्का सा कंफ्यूजन, डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव और जीरो होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट होती है, हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, the angle in which a cricket ball should be hit to travel maximum horizontal distance is, इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए 21 का, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी 45 विद हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी 15। तो सभी को पता है मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल पे जो है बॉल को हिट करना पड़ेगा, बॉल को फेंकना पड़ेगा। बॉल की जगह भाला हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचाना है तो 45 डिग्री ही उसका क्या होगा, एंगल होगा। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्किंग ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये तो आपको मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया है, सिर्फ ये एक क्वेश्चन देखिए यहां पर रिपीट हुआ। वर्किंग ऑफ रॉकेट जो है काम करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर जो है काम करता है। और यहां पर आपको मैंने बताया भी था, अगर जेट इंजन हो तो वो किसके हो, जेट इंजन जो है काम करता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर। तो न्यूटन थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल हल्का सा फर्क रहता है और वो आपको अच्छे से जो है अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए जो फैट सेपरेट होती है मिल्क से इन क्रीम सेपरेटर किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ, जब एक रनिंग कार जो एकदम अचानक से रुक जाती है तो पैसेंजर जो है एक साइड की तरफ लीन होते हैं, किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। गाड़ी जो है एक अचानक से रुकती है, वो मोशन में थे तो तब वो एक साइड की तरफ जो है पैसेंजर लीन होते हैं, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया गिवन बाय गैलीलियो। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज अबव। इसका जो राइट आंसर है दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया गिवन बाय गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, हु गिव्स दिस आइडिया, कि कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए किसी बॉडी को उसकी मोशन में रहने के लिए। अभी हमने पढ़ा गैलीलियो, एरिस्टोटल, आइंस्टाइन एंड न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ध्यान से पढ़िए, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, हु गिव दिस आइडिया। हमेशा याद रखना ये आइडिया दिया है एरिस्टोटल ने, ठीक है, गैलीलियो के साथ यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग न्यूटन्स
थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज और इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जी हाँ ये तो ठीक है बिल्कुल। एक्स एंड एक्स रिएक्शन एक्ट ऑन अ सेम बॉडी, जी नहीं, तो यहीं पर गलत आ गया। एक्शन और रिएक्शन एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडी, ठीक है, अलग अलग बॉडी के ऊपर लगती हैं। आगे वाली स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये दोनों भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो हो सकता है इसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू बन जाए। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर साइमल्टेनियसली, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर जो गलत था कि वो सेम बॉडी में लगती है, जी नहीं, अलग अलग बॉडी के ऊपर जो है एक्शन और रिएक्शन होता है। 28 क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का इनकरेक्ट एग्जाम्पल कौन है? वॉशिंग मशीन पुश्ड अलोंग अ फ्लोर, ये तो ठीक है। स्लाइडिंग अक्रॉस स्नो, ये भी ठीक है। अ पर्सन स्लाइडिंग डाउन अ स्लाइड, ये भी बिल्कुल ठीक है। अ पर्सन लिफ्टिंग एन हॉबी ऑब्जेक्ट, जी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो कि पर्सन लिफ्टिंग एन हैवी ऑब्जेक्ट, लिफ्टिंग का फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है। देखिए फ्रिक्शन कब लगता है? जब हम किन्हीं दो चीजों को स्लाइड करवाएं किसी के ऊपर। अगर हम नीचे फ्लोर के ऊपर चल रहे हैं तो हमारे पांव के बीच में, फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन काम करेगा। यहां तो वो लिफ्ट कर रहा है, तो लिफ्ट का फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, an earth moving around the sun in a circular orbital, it acted upon by a force and hence work done on the earth by the forces। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला है? अर्थ मूविंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, इट एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स एंड हैज वर्क डन ऑन अर्थ बाय द फोर्स, क्या होगा? तो बिल्कुल अंडरस्टूड सा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी जीरो, विल बी राइट आंसर। कोई वर्क डन वहां पर नहीं होगा। अ लैम्प कंज्यूम 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10s, द पावर ऑफ इज गिवन बाय, देखिए पावर, ये बिल्कुल पावर क्या होता है आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अब उसमें आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके सामने जो है आंसर निकल जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए 100 वॉट विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए। ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड सा एग्जांपल है। आपको पावर को सिंपल फार्मूला लगाना है। एक तरफ एनर्जी कंज्यूम दी गई है, कितना जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 सेकंड, द पावर इज गिवन बाय, बोला है कि अगर इतना जूल ऑफ एनर्जी वो कंज्यूम कर लेता है 10 सेकंड के अंदर, तो इसे करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी इस टाइप के एमसीक्यूज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड, ऐसी एनर्जी जो कमर्शियली प्रोड्यूस की जाती है किससे? कोल से। तो उसका जो राइट आंसर क्या है? लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जो कोल से एनर्जी निकलती है उसे क्या कहते हैं? वो है ऑप्शन नंबर सी हमारी थर्मल एनर्जी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, द एनर्जी स्टोर्ड इन वॉच स्प्रिंग इज, वॉच स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो उसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, direct conversion of solar energy with the use of photovoltaic cell result in the production of, देखिए direct conversion of solar energy with the use of photovoltaic cell result in the production of optical energy, electrical energy, thermal energy and option number D mechanical energy। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी राइट आंसर। 34 क्वेश्चन देखिएगा, अ बॉडी इन मोशन इसेंशियली अक्वायर, बॉडी को मोशन में रहने के लिए उसे क्या चीज चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए काइनेटिक एनर्जी, जी हाँ काइनेटिक एनर्जी ही हमें चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए हाउस टुवर्ड द ग्राउंड, ठीक, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन विल बी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन जो है मैक्सिमम कब होगा? जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप, when it is just on the halfway, just before it touches the ground, option D when it touches the ground। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ऑप्शन नंबर सी, जस्ट बिफोर इट टच द ग्राउंड विल बी राइट आंसर। 36 देखिएगा, अ फोटो इलेक्ट्रिकल सेल कन्वर्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिकल सेल होता है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जी नहीं। दूसरा हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, जी नहीं। तीसरा लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अब फोटो इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है? जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा सही आंसर है। अ सितार इज यूज टू कन्वर्ट, एक सितार होता है उसे यूज किया जाता है किसके लिए? तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा
एक सेकंड दीजिएगा, यहां पर जो है एक गलती लग गई है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 36, देखिए लाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल है, वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ध्यान रखिएगा इस बात का, यहां पर हल्की सी गलती हो गई, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, वही तो फोटो इलेक्ट्रिक नाम ही तो है उसका, कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर है। ठीक है, 37 के ऊपर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सितार इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। जी हाँ, सितार का यूज किस लिए किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, शॉक अब्सॉर्ब आर यूजली मेड ऑफ स्टील एज इट is not brittle, has lower elasticity, has higher elasticity and has no ductile प्रॉपर्टी। देखिए शॉक ऑब्जर्वर आर यूजली मेड ऑफ स्टील बिकॉज उसकी हाइयर इलास्टिसिटी होती है, वो टूटता नहीं है जल्दी से, और इलास्टिसिटी भी क्या है उसकी ज्यादा है। 38 का क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो उसका कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या पर मीटर स्क्वायर भी आप इसे कह सकते हो, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 14th क्वेश्चन देखिएगा, प्रेशर इज, प्रेशर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, आइदर ए और सी। तो बिल्कुल सही जवाब जो इसका होगा दैट इज स्केलर क्वांटिटी, ये तो आप सभी को आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यू टू विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड रीजन डू क्लाउड फ्लोट इन द स्काई, किसकी वजह से जो है क्लाउड जो है फ्लोट करते हैं स्काई में, लो टेम्परेचर, लो स्पीड, लो प्रेशर एंड ऑप्शन नंबर डी लो डेंसिटी। फटाफट इसका कमेंट कीजिएगा कौन सा जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो आप चेक कीजिएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी लो प्रेशर विल बी अवर राइट आंसर। आप सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेशर इनसाइड द कैबिन ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड इज, प्रेशर पूछा है इनसाइड द कैबिन, किसी एयरक्राफ्ट का जो फ्लाई करता है एट हाई एल्टीट्यूड पे, तो क्या होगा, इज द सेम एज दैट ऑफ आउटसाइड, लेस देन दैट ऑफ द आउटसाइड, मोर देन दैट ऑफ द आउटसाइड, ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। तो आपको पता है जब भी एयरक्राफ्ट जितने ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो मोर देन दैट ऑफ द आउटसाइड, जो अंदर जो होता है कैबिन में एयरक्राफ्ट के प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाहर। A spherical ball made up of steel when dropped in mercury container क्या होगा, will sink in mercury, ठीक है, will be on the surface of mercury, will be partially immersed mercury and will dissolved in mercury। क्या होता है, spherical ball made up of steel when dropped in mercury container, तो it will be on the surface of mercury will be right answer, ऑप्शन नंबर बी हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, a piece of wood is held under water, the upthrust on it will be, upthrust कैसी होगी, equal to the weight of the wood, less than the weight of the wood, more than the weight of the wood and ऑप्शन नंबर डी 0। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी लेस देन द वेट ऑफ द वुड। ठीक है, जो अपथ्रस्ट होगी, जो वेट है वुड का उससे थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। 45th क्वेश्चन देखिएगा, द बिल्डिंग up and the movement of the ship is based upon, the building up and the movement of a ship is based upon Archimedes principle, Faraday's law, Fleming राइट हैंड रूल एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, अ सॉलिड नीडल प्लेस्ड हॉरिजेंटली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट्स ड्यू टू, देखिए छोटी सी नीडल जो है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, किसकी वजह से, कैपिलरी वाटर प्रेशर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड ऑप्शन बी विस्कोसिटी ऑफ द वाटर। फटाफट इसका कमेंट कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, द शेप ऑफ अ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी एंड ग्रेविटेशन। इसका आंसर तो आप सभी को आना चाहिए, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास दैट इज सरफेस टेंशन विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने डिफाइन की है, अब ये क्वेश्चन तो देखिए मुझे बताने का नहीं है, आप सभी को आता होगा, तो इसे जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट। हाँ, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। जो इंटेंसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड की, किस पे सबसे ज्यादा है? पोल्स के ऊपर, इक्वेटर, सरफेस और सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है वो है हमारे पोल्स के ऊपर। 50th क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसे सैटेलाइट होते हैं? ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ की रोटेशन के साथ घूमते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ऐसा लगेगा कि हमारे साथ, अर्थ के साथ वो क्या है? स्टेशनरी है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? आपको पता है जब वो अर्थ की रोटेशन को जो है फॉलो करेंगे, दैट इज 24 आवर विल बी अवर राइट आंसर। अभी जो है देखिए 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन और जो है रहते हैं। आशा करता हूं कि इन 50 क्वेश्चन में से 50 ही आपका जो है स्कोर होगा। अब नेक्स्ट 50 में से भी आपको जो है चेक करना है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, अगर ये वीडियो, ये मैराथन आपको जो है वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। इससे पहले केमिस्ट्री का मैराथन क्लास ले ली गई है और उससे पहले जो है रेगुलर क्लासेस लगभग 15 से 20 दिनों से हम लेते आ रहे हैं। इसके अलावा पीसीएम का अगर आपको नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको नोट्स चाहिए, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। ये सारे लिंक जिसकी भी मैं बात कर रहा हूं, टेलीग्राम का, वीडियोस का, व्हाट्सएप का, ये सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और अब जो नेक्स्ट बात होगी 50 क्वेश्चन के बाद ही होगी। तो आइए स्टार्ट हो जाए फिर से। चलिए देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन आता है 51th क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉट इनसाइड स्पेसशिप फील डैश वेट, मोर वेट, लेस वेट, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन नंबर डी है डिपेंड ऑन द जी फोर्स। ये भी आपको जो है क्वेश्चन आता होगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज 0। क्योंकि देखिए स्पेसशिप बोला है, स्पेसशिप का मतलब है कि वो अर्थ के बाहर ही होगी। तो अर्थ के बाहर ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं होता है, तो वे जो है अपना वेट जो है फील करते हैं 0, उन्हें कोई वेट फील नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 है, A small gap is left at joint of rails in railway track टू। स्मॉल गैप क्यों दिया जाता है? ज्वाइंट्स ऑफ द रेल्स, ठीक है, जो रेलवे ट्रैक है हमारा, टू अवॉइड द ट्रैक बीइंग डिस्टॉर्टेड ड्यू टू सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, अवॉइड द हीटिंग ऑफ ट्रैक्स टू हाई टेम्परेचर, कंट्रोल द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कीप द रेल इक्वी डिस्टेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अवॉइड द ट्रैक बीइंग डिस्टॉर्टेड ड्यू टू द सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, लेक फ्रीज इन कोल्ड कंट्री इन विंटर लिविंग द वाटर अंडरनीथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फारेनहाइट, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री फारेनहाइट। इसका जो राइट आंसर होता है, हमेशा याद रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रोज हो जाती है। ठीक है, तो आपसे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 54, What change will happen to a ball of ice and water kept at exactly 0 degree Celsius? क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर? All ice will melt, all water will become ice, no change will happen and only some ice will melt। क्या पूछा है? What change will happen to a ball of ice है and water kept at exactly 0 डिग्री सेल्सियस, तो कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, no change will happen। ठीक है, कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है, बॉल ऑफ आइस हमारे पास वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 210 डिग्री फारेनहाइट में। वैसे तो पता है आपको 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फारेनहाइट में 212 डिग्री फारेनहाइट जो है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। जो हीट ट्रांसफर होती है हॉरिजेंटली एटमॉस्फेयर में, उसके क्या कहते हैं? कंडक्शन, कन्विक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एडविक्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हमारे पास, दैट इज एडविक्शन विल बी राइट आंसर। क्या है देखिए, हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली विद द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, 57 है, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, डिफ्यूजन, रिफ्लेक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आंसर आप इसका कर दोगे बिल्कुल आराम से। देखिए देखने पर पता चल रहा है रिफ्लेक्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, बाकी ये सारे तीनों ऑप्शन हीट ट्रांसफर के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, मेटल टी पॉट हैव वुडन हैंडल बिकॉज वुडन इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक, इट गिव्स ब्यूटी टू द पॉट्स और इट इज हाइजीनिक। तो आप सभी को इसका आंसर करना है, कमेंट में बता दीजिएगा फटाफट और चेक कीजिएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। वुड क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59,
Which of the following criterion is used for any metal to be used as a cooking material? ठीक है, तो क्या जो है उसका क्राइटेरिया होना चाहिए? ऑप्शन है मोर स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, मोर थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, लेस थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। चेक कीजिएगा अपना आंसर, बता दीजिए फटाफट कमेंट करके। सो ऑप्शन नंबर बी मोर थर्मल कंडक्टिविटी जो है क्राइटेरिया होना चाहिए मेटल का, जो कुकिंग मटेरियल के लिए क्या करते हैं हम यूज करते हैं, मोर थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए, अगर चाहते हो टैट में सफलता को चूमना तो पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सफल होने के 3 नियम है, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। तो बिल्कुल लगन के साथ पढ़िएगा और इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो है फटाफट कमेंट सेक्शन में भी कीजिएगा और साथ के साथ देखिएगा कि कितने आंसर जो है आपने ठीक किए। और रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? रेफ्रिजरेटर किस प्रिंसिपल के ऊपर जो है काम करता है? ऑस्मोसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्पर्सन, ऑप्शन डी है इवेपोरेशन। जिसका जो राइट आंसर है वो है हमारा इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो वेलोसिटी है साउंड में किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? डेंसिटी ऑफ एयर, इसके ऊपर तो डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के ऊपर डिपेंड करती है, बचा क्या? प्रेशर ऑफ एयर। तो प्रेशर ऑफ एयर के ऊपर जो है हमारे साउंड वेलोसिटी का डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। आपको पता है जैसे जैसे मीडियम हमारा डेंस होता जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है बढ़ता जाएगा। मेटल, एयर, वाटर, पॉलीमर। तो ऑप्शन नंबर ए मेटल में सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम साउंड है वेलोसिटी का। Next question, sound having frequency of 20 Hz to 20,000 Hz are known as audible sound, ultrasonic sound, infrasonic and megasonic। फटाफट इसका आंसर बता दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑडिबल साउंड 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और इससे 20 हर्ट्ज से कम हो गया इंफ्रा और ऊपर हो गया अल्ट्रासोनिक साउंड। अ साउंड कैन नॉट पास थ्रू, साउंड किससे पास नहीं हो सकता? वाटर से, स्टील से, एयर से और वैक्यूम से। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? वैक्यूम। बिकॉज साउंड को पास होने के लिए हमें मटेरियल की यूज होती है, मीडियम का यूज होता है, और वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, साउंड जिसमें से पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65, अमंग द फ्लोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन। सबसे ज्यादा फास्ट किसमें जो है साउंड ट्रेवल करेगा? स्टील में, एयर में, वैक्यूम में, वाटर में। फटाफट आंसर कर दीजिएगा और चेक कीजिएगा अपने आंसर को। इसका जो राइट आंसर है वो है स्टील में। और साउंड किसमें ट्रेवल नहीं करेगा? वैक्यूम में जो है वो ट्रेवल नहीं करेगा। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बैट इज, चमगादड़ के द्वारा जो साउंड यूज किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, वो कैसा होता है? ऑडिबल होता है, इंफ्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, या ऑप्शन नंबर बी सबसोनिक होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासोनिक जो है वो साउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, the persistence of a sound in a big hall due to repeated reflection from wall, ceiling, floor is known as। देखिए, the persistence of a sound in a big hall due to repeated reflection from a wall, ceiling, floor is known as echo, ultrasound, reverberation and superposition। इसका जो राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा और ध्यान से सोच समझ के आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 67 का। इसका जो राइट आंसर है उसे कहते हैं रिवर्बिएशन। हमेशा याद रखना, इको नहीं है, क्योंकि इको तो फॉर एग्जांपल आप कहीं पर टकरा के जब वापस आवाज आ रही है वो इको कहलाता है। यहां पर पूछा द परसिस्टेंस ऑफ ए साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल, सीलिंग, फ्लोर इज नोन एज रिवर्बिएशन विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, लॉन्गिट्यूडनल वेव डज कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ट्रेवल नहीं करती कहां से? वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड और गैस से। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम विल बी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, Why are we able to hear short wave broadcast better than long wave broadcast? क्यों हम शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट को अच्छे से सुन लेते हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट? इसका जो राइट आंसर है, शॉर्ट वेव आर मोर एनर्जेटिक देन लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव आर अनअफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट आर मेड बाय नियर बाय रेडियो स्टेशन, और बाय कन्वेक्शन शॉर्ट वेव आर मेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, फिर लॉन्ग वेव आर रिजर्व्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट वेव आर मोर एनर्जेटिक देन दैट ऑफ द लॉन्ग वेव। जो छोटी वेव शॉर्ट वेव होती है वो ज्यादा एनर्जेटिक होती है एज कंपेयर टू लॉन्ग वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? साउंड वेव आर डैश वेव्स, प्रेशर, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड
मैकेनिकल हमसे पूछा है विच इज फॉल्स, साउंड वेव कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, ये फॉल्स है, याद रखना। साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन, साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द नॉइज, नॉइज को मेजर करने की यूनिट क्या है, हर्ट्ज, ओहम, वोल्ट एंड डेसिबल्स, ऑप्शन नंबर ए डेसिबल विल बी राइट आंसर। 73 क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का कौन सा इफेक्ट नहीं है, सबसे पहला हाइपरटेंशन, टिंटिनस, हियरिंग लॉस और स्किन डिजीज। तो देखने से पता लग रहा है स्किन डिजीज जो है नॉइज पोल्यूशन का कोई कारण नहीं है। व्हाट डज सोनार स्टैंड फॉर, सोनार किसके क्या नाम है, मतलब सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। तो पहला है साउंड न्यूट्रलाइजेशन, जी नहीं, साउंड नेविगेशन रीचिंग, जी नहीं, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इकोकार्डियोग्राम इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू, जो इकोकार्डियोग्राम होता है वो किससे रिलेटेड है, ऑप्शन है डॉपलर इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा डॉपलर इफेक्ट विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, माइका, asbestos, सेल्यूलोड एंड पैराफिन वैक्स। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है माइका। माइका जो है गुड कंडक्टर है हीट का बट बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, सभी को पता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, इसे तो ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सी द कलर ऑफ ग्रास एज ग्रीन बिकॉज, हम ग्रास का जो ग्रास होता है उसका मतलब जो घास है उसका कलर ग्रीन क्यों दिखता है, इट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट बैक टू द our eyes, it absorb green light, it reflect all other light except green and it reflect light to our eyes। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा कौन सा आंसर जो है सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, इट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट बैक टू अवर आईज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा 17, रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू, रेनबो किसकी वजह से बनता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, डिफ्यूजन ऑफ सनलाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट, उसी से रेनबो हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, फिनोमिना ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्कैटरिंग विल बी राइट आंसर। When a strong beam of light is passed through colloidal solution, the light will, जब strong beam of light pass होते हैं colloidal solution से, the light will be scattered, ऑप्शन बी pass unchanged, ऑप्शन बी absorbed और ऑप्शन डी be reflected। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, scattered will be our right answer। क्वेश्चन नंबर 82 के ऊपर चलेंगे, ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किसके बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, किसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको पता है, विब गायोर लिखा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जल्दी से बता दीजिएगा, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी, रेड लाइट। इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। सिंपल याद रखना है, वेवलेंथ मतलब जितना लंबा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जिसके वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द मोटरसाइकिल बिकॉज ऑफ, किस वजह से कॉन्वेक्स मिरर का जो है यूज किया जाता है, इट फॉर्म रियल इमेज, it form erect image, it form smaller image as compared to with the object and option number D all of the above। तो इसका जो राइट आंसर है वो है it form smaller image as compared to with object, यानी उससे हमें थोड़ा वाइडर व्यू मिलता है। आपने देखा भी होगा लिखा गया होता है मिरर के ऊपर कि ऑब्जेक्ट अपीयर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है। तो इट फॉर्म स्मॉलर इमेज, वो छोटी इमेज हमें बनाती है ताकि ज्यादा एरिया जो है हमें कवर करके दे। तो ऑप्शन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू, जो मायोपिया होता है मतलब निकट दृष्टि दोष,
जिसमें दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। जी हाँ, नाम उल्टे चलते हैं इनके। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की चीजें अच्छी दिखाई देती है, हाइपरमेट्रोपिया, लेकिन नजदीक की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। यहां पर है मायोपिया। तो क्या कौन सा लेंस उन्हें जो है दिया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और प्लानो कॉनकेव लेंस। इसका जो राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव लेंस विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइट। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया एंड लॉन्ग साइट कैन बी करेक्टेड बाय द यूजिंग बाइफोकल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इसका तो आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए 86 85 का हमने किया, तो 86 का आंसर आपको करना चाहिए। जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट करके क्या आंसर जो है इसका होगा। इसका जो सही आंसर है वो है कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, in a laser, say neon laser, will all the atom emit the light wave of same frequency, same amplitude, same phase? and ऑप्शन नंबर डी है all of the above। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। जो लेजर होगी वो एटम एमिट करती है सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फेज के, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट है जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फ्लोइंग कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 88 का? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर विल बी राइट आंसर। सिल्वर के बाद कॉपर आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा और उसके बाद क्या आएगा? आयरन आएगा। सेफ्टी फ्यूज वायर यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज मेड ऑफ मेटल ऑफ लो। जो हम फ्यूज यूज करते हैं, आप सबके घर में फ्यूज लगा होगा मीटर के पास, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें भी जो है फ्यूज वायर का यूज किया जाता है। जो मेटल होता है उसका क्या होगा? लो रेजिस्टेंस होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होगी या कंडक्टेंस लो होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका, हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट, इफ मोर लैंप आर पुट इनटू अ सीरीज सर्किट द ओवरऑल करंट इन द सर्किट इंक्रीज होगा, बी डिक्रीज करेगा, रिमेन द सेम होगा और बिकम इनफाइनाइट होगा। अगर वोल्टेज कांस्टेंट और सीरीज में हम सर्किट में मान लीजिए लैंप को जोड़ते हैं, 2 से 3 बल्ब जोड़ते हैं, 3 से 4 जोड़ते हैं सीरीज के अंदर और वोल्टेज कांस्टेंट करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड ऑफ। फिलामेंट ऑफ बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? प्लेटिनम का, टेंटलम का, टंगस्टन का एंड एंटीमोनी का। इसका जो राइट आंसर है वो है टंगस्टन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, साउंड वेव, लाइटर वेव एंड ऑप्शन नंबर डी हीट वेव। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ऑफ एलिमेंट इज यूज्ड टू ब्लॉक डीसी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसका यूज किया जाता है इसी को डीसी डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है कैपेसिटेंस, ऑप्शन सी है इंडक्टेंस एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? डायोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटेंस, जो डायरेक्ट करंट को क्या कर देता है? ब्लॉक करता है। 94 देखिएगा, मैग्नेटिज्म इन ए मटेरियल इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एट रेस्ट एंड ऑल न्यूट्रॉन एट रेस्ट। तो मैग्नेटिज्म जो है मटेरियल में होता है किसकी वजह से? ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर मोशन ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन की वजह से। देखिए, अब अंतिम 5 क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जिनको नीड है टैट के लिए या इस टाइप के मटेरियल के उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ बार द इंटायर बल्क ऑफ द बार गेट मैग्नेटाइज, only the surface of the bar get magnetized, only the end of the bar get magnetized and only some part of the outer layer of the bar get magnetized। इसका जो राइट आंसर है वो है the entire bulk of the bar get magnetized, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन है, अ प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज गुड कंडक्टर एट। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो गुड कंडक्टर बिहेव करता है कहां पर? ऑप्शन ए है रूम टेम्परेचर, ऑप्शन बी है लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी है हाई टेम्परेचर, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाई टेम्परेचर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट्स एज। एब्सोल्यूट जीरो पर सिलिकॉन एक्ट्स करता है नॉन मेटल, मेटल, इंसुलेटर एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज अबव। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, इंसुलेटर।
नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98, इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर बी एन, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी कितनी होगी। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, एन है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जल्दी से आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए है n/2, ऑप्शन बी है n, ऑप्शन सी है 3n/2 एंड ऑप्शन डी है 2n। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2n विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट कम्स अंडर टैंक सर्किट, इन इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट कम अंडर टैंक सर्किट। ऑप्शन है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ऑप्शन सी कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस एंड ऑप्शन डी क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस। तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट कम अंडर टैंक सर्किट, ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर और इंडक्टेंस विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस में से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रे डज नॉट पेनिट्रेट अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर को किस टाइप की रेज जो है पेनिट्रेट नहीं कर सकते। विजिबल लाइट है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है एंड रेडियो वेव है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। इसके साथ देखिए हमारे 100 एमसीक्यू फिजिक्स का मैराथन भी समाप्त होता है। इससे पहले केमिस्ट्री का मैराथन भी लिया गया है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, अभी के अभी पूरी प्लेलिस्ट को जो HP10 और मेडिकल के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है, क्लासेस ली गई हैं, आज ही देखें। PCM के नोट्स आपको चाहिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा। और प्रीवियस 5 ईयर के अगर सॉल्व पेपर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर हमें DM कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर आपको जो हेल्प हुई होगी और आने वाले टेट एग्जाम में जरूर आपको यहां से जो है हेल्प मिलेगी। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।